जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, ठीक है ना। तो उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, और आज कोशिश करेंगे मतलब आज इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से फिर हम दूसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कुछ एमसीक्यू जो है वो मैंने आपको सेंड किए हैं अभी, और उनको सॉल्व कर लीजिएगा। बॉन्डिंग से रिलेटेड है, उसमें जो भी प्रॉब्लम हो तो वो फिर आप बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, ठीक है जी। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड, तो हमने ये बात की थी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये भी शेप ऑफ द मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करती है, प्लस ये और बहुत सारी आप कह लेंगे कन्फ्यूजन्स हैं जिनको दूर करती है। एक तरह से ये मॉडर्न मतलब आप समझ लें कि मतलब जो कम्प्लीटली मॉलिक्यूलर शेप को और इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को जो थ्योरी डिस्क्राइब करती है, दैट इज़ एमओटी। ऑल्दो ये मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के लिए है, इसलिए हम इस लेवल के ऊपर इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते। मतलब जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, वीबीटी या लुइस स्ट्रक्चर जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो एमओटी जो है ये आप ये समझ लें कि दिस इज़ मेनली फॉर मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के लिए जो है वो, यानी ये सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स दोनों को एक्सप्लेन कर रही होती है। तो दिस इज़ मेनली फॉर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये मेनली फॉर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है। अच्छा, एक मिनट बेटा ज़रा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है दिस इज़ मेनली फॉर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को जो है वो ज़्यादा आसानी से एक्सप्लेन कर देती है, वीबीटी जो है वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो ये हमने कहा था कि जी बेसिकली जब इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि जब इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल टेक द प्लेस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी मॉलिक्यूल को आप एक्सप्लेन करेंगे बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बेस के ऊपर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बेस के ऊपर। तो हमने कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम कंबाइन to form molecular orbitals, and these MOs are filled in the same way as atomic orbitals are filled। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को आप बिल्कुल उसी तरीके से फिल करेंगे जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल किया जाता है, ठीक है। नो मोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वुड हैव फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप उनके ऊपर डिपेंड करेगी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल बी इक्वल टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। यानी अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज हो रहे हैं तो आपको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि ये जो सारी एक तरह से एडिशंस हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, इसको हम नाम देते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, या LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये कहलाती है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नाउ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हिसाब से हमने इसको एक्सप्लेन ऐसे किया कि लेट्स से कि ये हमारे पास दो हाइड्रोजन हैं। चले मैं इसको यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एक तरह से ये आपको इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मतलब मेन चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि व्हेन वी आर डिस्कसिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, तो आपको सिंपल जो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसकी बिल्कुल बेसिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे अगर इससे रिलेटेड कोई एक दो क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो आपको मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये फेडरल बोर्ड के अंदर ये टॉपिक इंक्लूडेड है, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इसलिए जस्ट थोड़ा सा ही जो है हम इसको ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये है कि हमारा ये टॉपिक जो है वो हमें मालूम हो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लेट से मैं कहता हूँ कि जी हाइड्रोजन, डायरेक्ट हम एग्जाम्पल्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन के केस में आपके पास मतलब यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स हैं जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जी हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, ये एक हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, और ये दूसरा हाइड्रोजन है
इसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, ठीक है। दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, दे बोथ हैव 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अच्छा, अब बाज़ बुक्स के अंदर आपको ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम स्पिन के अंदर शो किए जा रहे होंगे और बाज़ में ऑपोजिट स्पिन में। तो किसी बुक में ये शो किया जाएगा कि जी एक हाइड्रोजन अगर अप स्पिन है तो दूसरा हाइड्रोजन डाउन स्पिन होगा, ठीक है। बट इट डजेंट मैटर, आप चाहे इसको दोनों को अप स्पिन बनाएं, हमें ये मालूम है कि जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वन ऑफ देम विल मूव इन दी ऑपोजिट स्पिन, ठीक है। अगर दोनों लाइक स्पिन में भी हैं इस वक्त, तो जब बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इनमें से एक जो है वो डाउन स्पिन में चला जाएगा। अच्छा, अब हम ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू MOT, अब ये ध्यान में रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम कह रहे हैं कि जब दो s ऑर्बिटल्स, दो हाइड्रोजन के दो s ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो इस ओवरलैपिंग के नतीजे में ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जब ओवरलैपिंग होगी तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ख़त्म हो जाएंगे और इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जगह पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। और आप यूँ समझ लें कि ये हम एनर्जी लेवल शो कर रहे हैं, वाई एक्सिस जो है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं एनर्जी बढ़ रही है, नीचे जा रहे हैं तो एनर्जी कम हो रही है। तो हम कहते हैं कि जब ये दो हाइड्रोजन आपस में मर्ज होंगे अकॉर्डिंग टू MOT, तो वी वुड गेट 2 न्यू एनर्जी लेवल्स, ठीक है। आपको 2 नए एनर्जी लेवल्स मिलेंगे, ठीक है। वन ऑफ देम वुड बी लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। इनमें से एक जो है वो आप कह लें कि दिस वुड बी अ लोअर एनर्जी लेवल, बस इसको हम सिंपल ऐसे ही शो कर देते हैं, ठीक है। एक ये लोअर एनर्जी लेवल आपको मिलेगा और एक आपको हायर एनर्जी लेवल मिलेगा, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये 2 एनर्जी लेवल्स जो हैं वो यहाँ हमारे पास बन गए हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि जी ये लेट से 2 s ऑर्बिटल्स जो हैं ये आपस में मर्ज हुए। इसको अगर मैं डायग्राम से यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा एक्सप्लेन करूँगा, बाकी की सिर्फ हम डायग्राम सी वाली डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन्स के केस में लेट से ये एक s ऑर्बिटल था, ये दूसरा s ऑर्बिटल था। अब हम ये कह रहे हैं कि जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होंगे, तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम वेव्स की एग्जांपल दी थी कि जैसे वेव्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, तो इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि जब ये दोनों s ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होंगे तो दे विल सम पार्ट ऑफ इट विल कोलाइड कंस्ट्रक्टिवली एंड पार्ट ऑफ इट विल कोलाइड डिस्ट्रक्टिवली। तो जो पार्ट कंस्ट्रक्टिवली कोलाइड करेगा उसके नतीजे में, यानी आप कह लें कि उसके नतीजे में आपको ये बॉन्ड मिलेगा, यानी ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। एंड दिस वुड बी कॉल्ड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है ये कहलाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये दोनों हम ये करेंगे इन दिस केस यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों s जो है वो ऐड हो गए, दोनों s ऐड हो गए, जिसके नतीजे में आपको ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिल गया और इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले में कम हो, ठीक है। मीन्स दिस बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले में ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है। और इसी तरह से हम कह रहे हैं कि ये जिस तरह से ये दोनों ऐड हुए हैं और ये भी चांस है कि ये दोनों सब्ट्रैक्ट भी होंगे, ठीक है। किसी न किसी पॉइंट पे इनके इलेक्ट्रॉनिक जो वेव है वो एक दूसरे को रिपेल कर रही होगी और उस रिपल्शन की वजह से वी वुड गेट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे कि हम कहेंगे कि ये बेसिकली कुछ इस टाइप का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, जिसमें सेंट्रल रीजन में नोडल प्लेन जनरेट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ होने की इम्कानात बिल्कुल कम हैं। और हम कहेंगे दिस हैपन्स ड्यू टू दी डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो इस टाइप के आपके पास जो है वो, एंड दिस वुड बी कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, सॉरी ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्ड, जैसे हमने कहा कि ये 2 s ऑर्बिटल्स मर्ज हुए, वी गेट 2 न्यू ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। ये कहलाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये कहलाएगा एंटी। यही चीज़ हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि जब 2 1s जो हैं ये आपस में मर्ज हुए हैं तो इन दोनों के मर्ज होने के नतीजे में वी गेट 2 न्यू बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, यानी यहाँ पे हमें 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिल गए, ठीक है। लोअर वाला जो है ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, नेमिंग अब किस तरह से हम इसकी होगी, 1, यानी जैसे ये आपके पास कंबाइन हुए तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। जब 1s आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो दैट इज सिग्मा बॉन्डिंग, तो इसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंड दिस इज सिग्मा स्टार। एंटी बॉन्डिंग को आप रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार से, ठीक है। तो ये सिंपली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल,
ठीक है। तो जब दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज हुए हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज हुए, अब आपको सिंपल ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन को हम वेव नेचर के तौर पे यहाँ पे ले रहे हैं और एक ये पूरे रीजन में फैली हुई वेव है, तो हम कह रहे हैं कि उस पूरे रीजन में बाज़ पार्ट्स पे दोनों ऑर्बिटल्स आपस में कंस्ट्रक्टिवली मर्ज होंगे, वी गेट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात मैक्सिमम होंगे। और बाज़ रीजन्स में ये इस तरह से कोलाइड करेंगे कि वहाँ पे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जनरेट होगा और उस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात बहुत कम होंगे। और हम कह रहे हैं कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले में भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स से ये बना है ये उनके मुकाबले में भी मोर एनर्जेटिक है, लेस स्टेबल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज एंटर फर्स्ट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, जैसे हमने पढ़ा था ऑफ-बाउ प्रिंसिपल कि हमेशा पहले लोअर एनर्जी लेवल फिल होता है। तो क्योंकि इस वक्त मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज मूव इन फर्स्ट इनटू द लोअर एनर्जी लेवल, हमेशा पहले कहाँ जाएंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाएंगे, देन फिर उसके बाद दे विल जंप इनटू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स जंप इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, देन दे विल जंप इनटू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जब एक दफ़ा बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे देन फिर ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर जाएंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि जी राइट मतलब हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के रिस्पेक्टिवली कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो हम सिंपली कहेंगे कि इसकी जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसमें, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास सिंपली 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर चले गए, ठीक है। तो इसका मतलब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एम्प्टी है, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉट हाइड्रोजन, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी हम मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इसको अब लिखने का तरीका भी आप जो है वो देख लें किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमसे मतलब लिखने को कहा जा रहा है तो हम इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं कि सिग्मा 1s स्क्वायर, ठीक है, ये इसको हम शो कर रहे हैं, इसको आप 1s भी, यानी सिग्मा 1s स्क्वायर एंड देन सिग्मा स्टार, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, ये दूसरा एनर्जी लेवल जिसमें सिग्मा स्टार है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, यानी ये सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया, सिग्मा बॉन्डिंग 1s स्क्वायर, और इसी तरीके से देन नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s जो कि एम्प्टी है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन। अब इसको आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, इसको यानी ये आपका बॉन्डिंग, और देखें दोनों s ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन से बने हैं, ठीक है। ये आपका मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले गए हैं, और ये है 2s का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है, ये है 2s का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इस वक्त एम्प्टी है, दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर जा चुके हैं। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो हम कहेंगे कि ये खाली है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ दी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू एमओटी के हिसाब से आप इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ से एक और नया कॉन्सेप्ट जो जनरेट होता है, जो कि आप यूँ कहेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर ली, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आपने ड्रॉ कर ली, नाउ नेक्स्ट इज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जो है ये डिसाइड करेगा कि हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान कितने बॉन्ड बनेंगे। ऑल्दो यहाँ पे आपको मालूम है कि हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, बट लेट्स से कि अगर हमें ये नहीं मालूम होता तो विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड ऑर्डर वी कैन कैलकुलेट कि कितने बॉन्ड्स बनने चाहिए, ठीक है। तो इट विल बॉन्ड ऑर्डर इट विल हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग the number of bonds between orbitals, atomic orbitals, या आप कह लें कि within a molecule, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स बनेंगे वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आप सिंपली कैसे कैलकुलेट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू number of bonding electrons
minus number of anti-bonding electrons divided by 2। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। अब अगर लेट से मुझसे कहा जाए कि व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें, तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हाइड्रोजन में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। ठीक है, देयर आर 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एंड 0 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम ये सिंपली कहेंगे कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग 0 है डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो मीन्स हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1। दैट मीन्स दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान 1 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, 1 कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं दो एटम्स के दरमियान देख सकते हैं कि किसी भी दो एटम्स के दरमियान कितने बॉन्ड्स जो हैं वो बन रहे होंगे। ठीक है जी। अब हो सकता है ये डायग्राम में थोड़ी सी अभी आपको कन्फ्यूजन हो, मैं इसकी एक एग्जांपल आपको और दूंगा तो फिर उससे चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, लेट से अब मुझसे कहा जाए कि जी हीलियम मॉलिक्यूल, ड्रॉ दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। अब हमें मालूम है कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, He2 मतलब दो हीलियम आपस में कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते, एंड यही बात हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब एक हीलियम एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक हीलियम एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। आपने कहा जी 1s, ये एक हीलियम का 1s है, ये दूसरे हीलियम का 1s है। ठीक है, दोनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जब ये दोनों हीलियम के 1s आपस में मर्ज होंगे तो 2 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, हमने कहा एक लोअर एनर्जी लेवल, एक हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये आपका है 1s सिग्मा एंड दिस इज 1s सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार मीन्स दिस इज एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो पहले दोनों यानी अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास? यहाँ पे टोटल हमारे पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इसमें मौजूद है, 2 इसमें मौजूद, दोनों हीलियम एटम्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। 1s सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। ठीक है, तो हमने कहा जी 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चलेगा। ठीक है, इन दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 आपने यहाँ फिल कर लिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसमें। तो लेट्स जस्ट से कि ये हमने एक हिपोथेटिकल डायग्राम बना लिए हीलियम की कि अगर लेट से 2 हीलियम एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग होती, जो कि हमें मालूम है कि नहीं होती, बट लेट से कि अगर 2 हीलियम एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग होती तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। अब हम इसको प्रूव कर देते हैं कि जी इनके दरमियान बॉन्डिंग नहीं होगी बाय कैलकुलेटिंग इट्स बॉन्ड ऑर्डर। अगर हमसे कहा जाए कि जी व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने हैं? 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 माइनस 2 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0। तो द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम He2 इज 0। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल इज 0, दैट मीन्स हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा? आपको सिंपल मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इसकी एक्सप्लेनेशंस में नहीं जाना, ना मैं खुद जाना चाह रहा हूँ। जस्ट मैं आपको ये डायग्राम्स और बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये वो चीज़ हो सकती है जिसमें से MCQs बन सकते हैं कि किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, किसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। बस इतनी चीज़ आपको जहन में रखनी है। जी बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? यानी हम जिस तरह से देखें, आप वेव्स होती हैं ना, आपने वेव्स में इंटरफेरेंस पढ़ी होगी। ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कहता हूँ कि सपोज मैं कह रहा हूँ कि जी सपोज ये एक वेव है, वेव A। ठीक है, और इसी तरीके से ये, अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है किस तरह से होता था, बट मैं थोड़ा बहुत जितना मुझे याद है मैं उतना बताऊँगा। तो लेट से कि ये आपके पास वेव A है और ये वेव B है। ठीक है, अब दोनों के क्रस्ट और ट्रफ जो है वो बिल्कुल एक साथ जो है वो कोलाइड कर रहे हैं, तो हम कहेंगे जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और उस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो आप कहने के रिजल्टेंट वेव जो होगी, इनकी जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड जो है वो एक तरह से कुछ इस किस्म का हो जाएगा। मेरे ख्याल में कुछ इस तरह से होता है, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसी तरीके से जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि जो आपकी वेव होगी
ठीक है, दोनों जो है वो मतलब इस तरह से कोलाइड करेंगी कि एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से जाके कोलाइड करेगा, कुछ इस टाइप की वेव्स होंगी। तो इसके नतीजे में जो आपके पास वेव बनेगी, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो लेट से मैं कह रहा हूँ कि वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स को एज अ वेव कंसिडर कर रहे हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन को आप वेव जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं, ऑर्बिटल्स कोलाइड कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में कोलाइड करते हैं तो वहाँ पे भी इसी तरह से कुछ इंटरफेरेंस होती हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव डेंसिटी कंस्ट्रक्टिवली कोलाइड विच फॉर्म्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और कुछ पार्ट उसका जो है वो ऐसी जगह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं कि हम कहें कि एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों हाइड्रोजन यानी कोई बाज़ पोजीशंस पे ये दोनों ऑर्बिटल्स इस तरह से कोलाइड करेंगे कि कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करेंगे। दोनों के जो आप कह लें कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से और मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। बट बाज़ जगहों पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के सामने आ जाएंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन सामने आ जाएंगे, न्यूक्लियस उनको होल्ड नहीं कर पाएंगे, रिपल्शन एकदम से ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से उस रीजन में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल होंगे ही नहीं। ये सारा नोडल प्लेन जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो नोडल प्लेन नज़र आ रहा है, इस नोडल प्लेन पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान में एम्प्टी स्पेस आ गई तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात बहुत कम है। तो ये कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यानी जब भी दो ऑर्बिटल्स मर्ज होंगे, दे वुड क्रिएट टू न्यू रीजन्स, जिसमें से एक रीजन ज़्यादा एनर्जी का होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात मैक्सिमम होंगे, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बना होगा, और एक रीजन एनर्जी में बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बना होगा। जी बेटा, अब बात क्लियर है। ये हमेशा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी बॉन्डिंग के मुकाबले में ज़्यादा होगी, इवन एटॉमिक ऑर्बिटल्स से भी ज़्यादा होगी। जी बेटा, सुकैना क्लियर हो गई है ये बात या नहीं? हाँ जी शायान, अब आप बोलो। सर एक बार स्क्रीन जो है तो पीछे की जगह जो आप स्टार्टिंग में भी डिस्प्ले कर रहे थे सर, इसमें जो पावर्स आपने लिखी है, मतलब ये बात तो सही हो गई कि एक एंटी बॉन्डिंग, मैं बताऊं, एक एंटी बॉन्डिंग हुई, बॉन्डिंग हो गया, तो उसके बाद आपने फिर नीचे जो पर्पल कलर से 1s के ऊपर ये 2 लिखा है और उसके साइड वाले में 0 लिखा है, ये आपने क्या किया? ये इलेक्ट्रॉन बता रहा हूँ ना, फिलिंग बता रहा हूँ। ये सिग्मा 1s है, यानी ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? 2। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम? ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं कि सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s खाली पड़ा हुआ है, सिग्मा स्टार 1s खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, सिग्मा 1s मीन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में चले गए, और सिग्मा स्टार 1s जो है वो एम्प्टी पड़ा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। हाइड्रोजन के केस में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एम्प्टी पड़ा। तो ये मतलब शायद आपने स्टार्ट में बताया हो, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था मैंने, तो ये हमें डिसाइड कैसे हो रहा है कि मतलब खाली है या नहीं है? मैं यही तो कह रहा हूँ बेटा, पहले हमेशा हम आपने ऑफ बर्व प्रिंसिपल पढ़ा है। ऑफ बर्व प्रिंसिपल क्या है? पहले जो है वो सिंगली सारे जो नहीं, ऑफ बर्व प्रिंसिपल है कि लोअर एनर्जी लेवल पहले फिल होगा, वो तो हॉर्न्स रूल है। ठीक है, ऑफ बर्व प्रिंसिपल ये है कि हमेशा लोअर एनर्जी लेवल पहले फिल होता है। अब जब आपने इन 2 ऑर्बिटल्स को फिल करना है, ठीक है, एक ऑर्बिटल आपके पास ये है, एक ऑर्बिटल ये है, और मैं कह रहा हूँ कि ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये हायर एनर्जी लेवल, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको? 2। तो पहले दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? एक ऑर्बिटल में बॉन्डिंग में जाएंगे ना, दोनों इसमें गए। अब इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, खत्म हो गए, तो इसका मतलब ये खाली पड़ा हुआ। अगर एक और भी इलेक्ट्रॉन होता तो मैं इसमें रख देता। ठीक है, सही है सर। ठीक है ना, तो ये इस तरह से। जी बेटा, अब ये बात क्लियर है, और इसमें किसी को भी कंफ्यूजन? क्योंकि अब देखें, इससे रिलेटेड एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हैं जो हम करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको बात? ठीक है जी, तो लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि जी व्हाट इज़ दी कैलकुलेट दी बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेट दी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 प्लस, कैलकुलेट दी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 प्लस।
जी बेटा, व्हाट वुड बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 प्लस? 0.5 जी, 0.5 होगा। पॉइंट 5 जी बेटा, ये बात समझ में आ रही है सबको? 0.5 वाली 0.5 कह दें या 1/2 कह दें, तो दी बॉन्ड, तो दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर जो है इट इज़ समथिंग। अच्छा चलें, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। H2 प्लस मतलब इसमें सबसे पहले तो आप ये सोचें ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? H2 प्लस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन H2? H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। H2 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब H2 प्लस मतलब ये कैटाइन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, तो दैट मीन्स इट ओनली हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। वो जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा। और बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा, इसका मतलब आपके पास, मतलब बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक। और एंटी बॉन्डिंग में कितने होंगे? 0, क्योंकि थे ही टोटल एक इलेक्ट्रॉन, वो एक किस में आ गया? बॉन्डिंग में, डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आंसर आ गया? 1/2, दैट इज 0.5 जी। अब क्लियर है बेटा शायान? ठीक है जी। तो ये आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज कि बॉन्ड ऑर्डर, जो एक हमारे जहन में बात आई थी कि जी बॉन्ड ऑर्डर इट टेल्स दी नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो ये तो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ से ये पता लग रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर इट कुड बी इन डेसिमल, इट कुड बी इन फ्रैक्शंस, ठीक है। दैट इज द, आप कह लें कि दैट इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि ये अब ये खैर बहुत डिटेल में बात चली जाएगी, मैं इसको इतना मतलब इतनी डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। बट आप सिंपल ये जो चीज़ आपको जहन में रखनी है वो ये कि बॉन्ड ऑर्डर जो है ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, लाजमी नहीं है कि ये हमेशा 1, 2, 3, 4 ही होगा, ये फ्रैक्शंस में भी आ सकता है। मींस हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड तो बना हुआ है, बट उसकी स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की होती है। देखें, हम कहते हैं द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर विल डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ और द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर विल डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीशी, ठीक है। जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी बॉन्ड ऑर्डर की, हम कहेंगे हमारा जो मॉलिक्यूल है या जो आयन है वो उतना ज़्यादा स्टेबल है। तो अब लेट से इसमें से एक MCQ आपके पास और बन सकता है, आपसे कहा जाए कि जी विच ऑफ देम इज़ मोस्ट स्टेबल? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल और H2, हीलियम मॉलिक्यूल और H2 प्लस, विच ऑफ देम इज़ मोस्ट स्टेबल? तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, इसका 0 और इसका 0.5। तो दैट मीन्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज़ मोस्ट स्टेबल। इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल स्पीशी कौन सा है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ऑर्डर वी कैन डिसाइड के वेदर दिस सब्सटेंस इज मोर स्टेबल, लेस स्टेबल और अनस्टेबल, कंप्लीटली अनस्टेबल, ठीक है जी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? यहाँ तक किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो? जी बेटा, सबको क्लियर है ये बात? ठीक है जी। अच्छा चलें, अब इसमें एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं और फिर उसके बाद ये काफ़ी होगा इतना ये टॉपिक। लेट से हमें नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर देखना है, ठीक है। हमें नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर देखना है। तो नाइट्रोजन के लिए मैं जस्ट सिंपल डायग्राम बनाऊंगा, बट मैं उसकी एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। ना आपको उसको इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत होगी, जस्ट आपको थोड़ा सा मुझे आइडिया देने के लिए मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूँ समझे कि नाइट्रोजन के केस में सबसे पहले आपके पास, दोनों नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 + 7 दैट मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो मॉलिक्यूलर जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आप बनाएंगे उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 14। अब एक नाइट्रोजन की फिलिंग क्या है? 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, ठीक है। 1s2, 2s2, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7।
ठीक है, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स आपने किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करने हैं, तो मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास सिग्मा 1s स्टार। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज सिग्मा 1s सिग्मा 1s, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले 2 इलेक्ट्रॉन गए इसमें, 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं आपने। ठीक है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन गए सिग्मा 1s के अंदर। ठीक है जी, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर गए किसमें, सिग्मा 1s के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल कौन सा होगा, सिग्मा 1s स्टार। ठीक है, तो सिग्मा 1s स्टार, या आप इसको सिग्मा स्टार 1s भी कह सकते हैं, कोई एक ही बात है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, देन फिर उसके बाद सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार आपने फिल कर दिया। अब ये नहीं कि फर्स्ट आपका शेल कंप्लीट हो गया, अब सेकंड शेल में भी पहले आप किससे स्टार्ट करेंगे, सिग्मा 2s। सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी सिग्मा बॉन्डिंग 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देन फिर उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, तो सिग्मा 2s स्टार, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। ठीक है, तो 2 4 6 8, यहाँ तक आपने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, यानी हर वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो हम अज्यूम करते थे, हमें उसको, यानी इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब इसी तरह से आपको, अब हमें मालूम है कि इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे होते हैं और 2 पाई बॉन्ड्स बना रहे होते हैं। ठीक है, तो खैर अब इसको इस तरह से मैं डायरेक्ट इसकी फिलिंग लिख रहा हूँ, तो यहाँ तक आगे आपके पास ये होगा। अब नेक्स्ट जो आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, देन ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, चलें पहले इसको लिख लेते हैं फिर उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास होंगे 2p पाई 2py पाई 2pz। ठीक है जी, पाई 2py पाई 2pz, एंड दोनों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोनों के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें। ठीक है, 8 9 10 11 12। देन उसके बाद पाई 2py पाई 2pz, और देन फिर उसके बाद अगला एनर्जी लेवल होगा हमारे पास सिग्मा 2px और 13 14। ठीक है जी, ये आपके पास 13 14, और देन ज़्यादा ही जो है मैंने इसको इस तरह से बना दिया। ठीक है जी, तो आप ज़रा एक दफ़ा इसको देखें, यहाँ पे हम जो करते जा रहे हैं सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार। उसके बाद अब p ऑर्बिटल्स की फिलिंग स्टार्ट हुई है, सेकंड शेल के p ऑर्बिटल्स की। ठीक है, पाई 2py पाई 2pz, ये दोनों हम कह रहे हैं कि एक ही एनर्जी होगी इन दोनों की। देन पाई सिग्मा 2px। ठीक है, अब इनके एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है पाई 2py स्टार and pi 2pz star and sigma 2px star। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स तो हम पहले ही हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2 4 6 8 10 12 13 14। ठीक है, अब देखें ये आप में से किसी को समझ में नहीं आया होगा कि मैंने किस तरह से इसको फिल किया है। ठीक है, जस्ट जो चीज़ आपको जहन में रखनी है वो ये जहन में रखें कि आपका जो फिलिंग ऑर्डर है, देखें यहाँ पे मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप डायग्राम को ना भी देखें, आप जस्ट इसको यहाँ से देखें। ठीक है, हमारे पास क्या थे, 1s थे, इसको हमने ब्रेक किया स्टार में, और मतलब सिग्मा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 1s बॉन्डिंग 1s एंटी बॉन्डिंग, 2s बॉन्डिंग 2s एंटी बॉन्डिंग। अब इसी तरीके से 2px जो है, ठीक है, इनमें से मुझे एक पता है, आपको याद होगा कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑलरेडी आपको ये चीज़ मालूम होगी सबको। ठीक है, जिसमें से एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, ये भी सबको मालूम होगा, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई। तो इन मतलब 2px 2py 2pz में से किसी एक में सिग्मा बनाना है, और हमने अज्यूम कर लिया कि दैट वुड बी 2px, क्योंकि ये फेस टू फेस आके ओवरलैप करेंगे, दोनों नाइट्रोजन के 2px आके फेस टू फेस ओवरलैप करेंगे, और क्या बन जाएगा, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और बाकी 2py 2pz दे आर इन्वॉल्व इन पाई बॉन्डिंग, ये दोनों पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि 2px की एनर्जी, यानी 2py और 2pz जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये जो पाई ऑर्बिटल्स बनाएंगे, इनकी एनर्जी 2px से थोड़ी सी कम हो जाती है ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, बट हम वो इतनी डिटेल में नहीं जाते। जस्ट आप ये ध्यान में रखें कि जब हम इनको फिल करेंगे
तो पहले आप फिल करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, पाई 2p y एंड पाई 2p z, पाई 2p y बॉन्डिंग, पाई 2p z बॉन्डिंग, ठीक है। यानी इसके भी दो ऑर्बिटल्स होंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और इसके भी दो ऑर्बिटल्स होंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो हम कह रहे हैं पहले हम इनके बॉन्डिंग को फिल करेंगे। पहले 2p y और 2p z का जो पाई बॉन्डिंग है वो पहले फिल हुआ, फिर सिग्मा 2px जो है वो थोड़ा सा जो है वो आप कह लें एनर्जी में इससे ज़्यादा हो जाता है। दिस ऑल हैपन्स ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, बट मैं वो उतनी डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आपने पाई के 2py 2pz को फिल किया, देन सिग्मा 2px, उसके बाद इन तीनों के जो एंटी बॉन्डिंग थे, पाई 2py स्टार, पाई 2pz स्टार, ठीक है, एंड सिग्मा 2px स्टार। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो एनर्जी में इस वक्त है वो कौन सा है? सिग्मा 2px। अब आप ऑर्बिटल्स काउंट करें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपके पास कितने हो गए यहाँ पे ऑर्बिटल्स? 10, ठीक है। किस तरह से? 2 2 4 6 8 10, इन सब का, यानी जो एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एक एक ऑर्बिटल एटम का था, उन सबको आपने 2 में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो दो इसके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, दो इसके बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इस ये 2px जो है ये भी दो बनाएगा बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, जो कि सिग्मा होंगे, और इन दोनों के भी दो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, लेकिन वो पाई होंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि इनके जो पाई बॉन्डिंग है वो इसके सिग्मा बॉन्डिंग से एनर्जी में थोड़े कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स उसमें जाएंगे, ठीक है जी। ये थोड़ा सा एक एनर्जी का जो आप कह लें कि डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा था आपको कि हमेशा जब हम नाइट्रोजन वगैरह को फिल करते हैं तो पहली चीज़ तो ये समझने कि ऑर्बिटल्स किस तरह से बने। अगर एक एटम के अंदर टोटल 7 ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स थे, 1 2 3 4 5, तो जब मॉलिक्यूल फॉर्म में जाएंगे तो टोटल 10 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, क्योंकि हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 मिल रहे होंगे, क्योंकि दो इस एक नाइट्रोजन का 1s दूसरे नाइट्रोजन के 1s से कंबाइन होगा ना, यानी ये एक नाइट्रोजन का 1s है, ये दूसरे नाइट्रोजन का 1s, ये दोनों कंबाइन हुए 2 बन गए, फिर दूसरे नाइट्रोजन का 2s और दूसरे नाइट्रोजन का 2s, ये 2 ऑर्बिट, तो टोटल आपके पास ये 2 यहाँ पे मिले, 2 यहाँ पे मिले, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो टोटल 10 ऑर्बिटल्स आपके पास हो गए। तो जब 2 नाइट्रोजन आपस में कंबाइन होंगे तो टोटल 10 ऑर्बिटल्स जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। एनर्जी लेवल थोड़ा सा समझ लें, पहले सिग्मा बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग। पी में आके क्या होगा, पहले पाई ऑर्बिटल्स को, पाई बॉन्डिंग, दोनों के जो पाई बॉन्डिंग है वो पहले फिल होंगे, देन सिग्मा बॉन्डिंग फिल होगा, ठीक है। फिर पाई एंटी बॉन्डिंग, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो ये इस तरह से जो है वो फिलिंग चलेगी। अब हम बॉन्ड ऑर्डर इसका देख लेते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सिग्मा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसको मैं पेन चेंज करता हूँ पहले। तो सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 2px में, ये सारे सिग्मा, ये सारे बॉन्डिंग में, इनमें से कोई भी एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, ठीक है। देख लें, सिग्मा 2s सारे सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूँ मैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, ये सब सिग्मा बॉन्डिंग है और पाई बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 2 2 और 2 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, कोई बताएगा मुझे? सेकंड शेल में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेकंड शेल? हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेकंड शेल? 2, ठीक है। ये सिग्मा 2s स्टार यहाँ हमें नजर आ रहे हैं, ये 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दीज आर 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 - 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3, एंड वी नो दैट नाइट्रोजन मेक्स 3 बॉन्ड्स, ठीक है। तो जस्ट यहाँ तक बात समझाने का मकसद ये था, इतना ऑब्वियसली आपको इस किस्म की कोई डायग्राम नहीं आनी पेपर में, जस्ट थोड़ा सा ये ध्यान में रखें कि बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और जस्ट मैं आपको नाइट्रोजन का जो फिलिंग ऑर्डर है वो थोड़ा सा मेमोराइज कराना चाह रहा था, ठीक है, कि फिलिंग ऑर्डर आपको यहाँ पे याद हो जाए, कि अगर कभी आपसे इस किस्म का फिलिंग ऑर्डर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता हो कि पहले पाई ऑर्बिटल्स फिल होंगे, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फिल होंगे, फिर सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिल होगा पी में। यानी जब हम पी को फिल करेंगे, px py pz को जब फिल किया जाएगा तो पहले py और pz के पाई बॉन्डिंग को फिल करेंगे, देन px के सिग्मा बॉन्डिंग को फिल करेंगे, फिर उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग को फिल करेंगे, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को फिल करेंगे। तो ये जस्ट एक तरह से रट्टा है, बट मैं इसकी डिटेल में जा भी नहीं सकता, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, तो बस ये एक रट्टा आप यूँ समझ लें कि जहन में रख लें, ठीक है। एक फिलिंग ऑर्डर क्या होगा जब हम p ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे? पहले पाई के
पहले p ऑर्बिटल्स के पाई बॉन्डिंग, देन p ऑर्बिटल का सिग्मा, फिर p ऑर्बिटल्स के पाई एंटी बॉन्डिंग, देन p ऑर्बिटल का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। समझ में आई है बेटा बात? या ये ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, बट मैं इसको जितना सिंपल रख सकता था उतना सिंपल रख के बात कर रहा हूँ। कुछ समझ में आ रही है बात? हाँ जी शायान। सर पीछे डिस्प्ले कीजिएगा जो आप कह रहे थे। सर पहले तो मुझे ये कंफर्म कीजिएगा पी वाई और पी जेड ये फिक्स तो नहीं है ना, मतलब मैं किसी को भी दो कंसेक्यूटिवली कह सकता हूँ ये दोनों। हाँ, लेकिन आपको हर बुक में ये पी वाई पी जेड, क्योंकि पी एक्स हमेशा देखो, पी एक्स जो है वो एक्स एक्सिस पे है ना, तो उसके सिग्मा बॉन्ड बनाने के चांसेस ज़्यादा है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि जब दो ऑर्बिटल्स फेस टू फेस ओवरलैप करें, तो फेस टू फेस ओवरलैपिंग के चांसेस किसके होंगे? पी एक्स के या पी वाई के? पी एक्स हॉरिजॉन्टल है, तो इसीलिए पी एक्स को जो है मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें। ठीक है सर, उसके बाद मुझे ये चीज बताएं, देखिए बॉन्डिंग जब होती है तो बॉन्डिंग में बेसिकली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो उसमें पूरा जो एटम है उसके तमाम इलेक्ट्रॉन्स जी बिल्कुल यही चीजें हैं, बट हम इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे। मतलब आपको पूरे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन सबको आपने एनर्जी वाइज जो है वो शो करना होता है। ठीक है, बट क्यों करना होता है, क्या वो जो रीजन है उसकी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। जस्ट मैं यहाँ पे नाइट्रोजन में जो बनाना भी जो है वो नहीं था, इससे और ज़्यादा कंफ्यूज आप लोग हो जाएंगे, बट सिर्फ मैंने यहाँ पे एनर्जी और मतलब जो आप कह लें कि ऑर्डर है उसको शो करने के लिए मैंने यहाँ बनाया है, बस। इसके अलावा इससे ज़्यादा डिटेल में इसकी नहीं जाना चाहता। सर इसके बाद मुझे सिर्फ ये चीज कंफर्म कीजिएगा कि जो एंटी बॉन्डिंग कह लेंगे ऑर्बिटल्स होते हैं वो हम सिर्फ वो कंसीडर करते हैं जो कि फिल्ड होते हैं, अनफिल्ड को नहीं काउंट करते। हाँ, तो हमने ये कहा ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था? आप ना बॉन्डिंग के एम्प्टी को काउंट करोगे ना एंटी बॉन्डिंग के एम्प्टी को काउंट करोगे। ये बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला देख लो ना, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं बोला मैंने, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। सही, ठीक है जी। जी सबको क्लियर है ये बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? जी बेटा। अच्छा अब देखें, ठीक है जी, तो अब देखें ये हमारा बस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी के अंदर हमने इतनी डिटेल में जाना था, इससे ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, बस मैक्सिमम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग सिर्फ वैलेंस काउंट होंगे। जी बेटा, सिर्फ वैलेंस काउंट होंगे, सिर्फ लास्ट शेल के काउंट होंगे। ठीक है, जब आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे तो आप सिर्फ वैलेंस शेल को ही देखोगे, उसके अलावा नहीं देखोगे। ठीक है, तो ये आपने जो है वो जहन में रखना है। अच्छा, तो मेन चीज़ जो आपको इसमें जहन में रखनी है दैट इज़ बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, एक और बात जहन में रखिएगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे जब हम ये कह रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो दैट मीन्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, बस इसको इतना ये बात ध्यान में रखिएगा। और बाकी बॉन्ड ऑर्डर हमने देख लिया कि डेसिमल में भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, और जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना स्टेबल आपका मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, कि आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना हो, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा जी बताएं इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो सकता है। कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपको दे दिए। ठीक है, जैसे आपको दे दिया कि जी ये चलें एक करके देखिएगा आप अपने तौर पे, मैं एक प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट कि आप अपने तौर पे छोटा सा एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है कि लिथियम Li2 प्लस एंड Li2 माइनस, विच ऑफ देम वुड हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। और क्वेश्चन यूँ भी हो सकता है कि विच ऑफ देम इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा या किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए ये नोट कर लें, ये आप अपने तौर पे इसको सॉल्व करके मुझे बाद में क्लास के बाद भी आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो विच ऑफ देम वुड हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर और विच ऑफ देम वुड हैव द वुड बी मोर स्टेबल, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप सॉल्व करके। तो ये चैप्टर बेटा हमारा कंप्लीट है। ठीक है, इसको हमने बॉन्डिंग को कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको वो टेस्ट सेंड कर रहा था, बट उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस बॉन्डिंग से रिलेटेड थे, तो मैं ये चाह रहा था कि पहले मैं बॉन्डिंग कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं टेस्ट एक साथ ही जो है वो दोनों का, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इन दोनों का मिला के जो है वो एक साथ। अच्छा भाई, क्वेश्चन क्या है शायद जल्दी पूछ लो, क्लास शुरू होने वाली मेरी ज़रा दूसरी। सर वो बॉन्ड ऑर्डर जो 0.5 आ रहा है, तो उसका मतलब हाफ बॉन्ड मतलब क्या? नहीं, आप, मैं यही कह रहा हूँ, आप इससे इंटरप्रिटेशंस मत लो। ठीक है, बस जस्ट ये जहन में रखो
कि बॉन्ड ऑर्डर सिंपली मीन्स कि ये हमें ये बता रहा है कि कितना स्टेबल मॉलिक्यूल है। हाफ बॉन्ड का मतलब 0.5 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि हाफ बॉन्ड है, ठीक है, वो कुछ अलग चीज़ें हैं, बट हम उसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे। बस ये ध्यान में रखो कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सिंपली आपको क्या बता रहा है, इट टेल्स द स्टेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड इट टेल्स कि दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ठीक है, मतलब जीरो आ जाए तो एग्जिस्ट नहीं जीरो आ जाए तो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। ठीक है जी। और बेटा इसके अलावा कोई क्वेश्चन, बाकी सबको क्लियर है? ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला आज मैं दोनों एटॉमिक स्ट्रक्चर बॉन्डिंग से रिलेटेड जो कुछ MCQs हैं वो मैं आपको सेंड करूंगा, वो आप प्रैक्टिस के लिए कीजिएगा। उसके आंसर्स नहीं होंगे, ठीक है, ये जो अभी वैसे मैं वर्कशीट सेंड करता हूँ इनके आंसर्स होते हैं, बट टेस्ट के आंसर नहीं होंगे, वो मैं बाद में जो है वो सेंड करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम पहला जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसमें जो भी आपको कोई क्वेश्चन हो। इसमें मैंने अभी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को स्किप किया है, वो मैं स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस के साथ जो है वहीं पे डिस्कस करूंगा, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। और ज़्यादातर आपको क्लियर भी होंगी चीज़ें, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में उसके यहाँ पे भी नहीं गया, वहीं पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।